तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मास्टरी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि अपकमिंग जो रेलवे के एग्ज़ाम्स है उनमें भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और रेलवे का पैटर्न अभी जैसा एग्ज़ाम चल रहा है आपको पता चल ही गया होगा कि रेलवे का पैटर्न कैसा है। 20 क्वेश्चन रेलवे में बोला गया था कि वो जनरल अवेयरनेस से आएंगे, जीके से आएंगे, पर वो 20 के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से भाई? वो आ रहे हैं करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर। सोच रहे हो कितना बड़ा वेटेज है करंट अफेयर का रेलवे के एग्जाम्स में। बोला गया था जीके या फिर जनरल अवेयरनेस बोला गया है, लेकिन आ रहा है भाई करंट अफेयर। एक्चुअली वहां पे बोला गया था जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस ऑन करंट सिनेरियो, ऑन करंट सिनेरियो ऐसे बोल के सिलेबस में था। तो इसी को हम लोगों ने मिस किया। हमें लगा कि भाई जीके तो है ही, एग्ज़ाम में आएगा ही जीके। हमने ये नहीं देखा कि ये जीके जो आएगा वो करंट सिनेरियो, करंट न्यूज़ पर आएगा। तो रेलवे छुप करके गेम खेल दिया रेलवे ने। उसने अपने सिलेबस में मेंशन किया था कि वो करंट अफेयर देगा, ठीक है, जीके नहीं देगा, पर हमने उसको ध्यान से देखा नहीं, समझा नहीं, और एग्ज़ाम के दिन हम लोग खा गए धप्पा। ठीक है, तो अब ऐसी गलती नहीं करेंगे भाई। करंट अफेयर बहुत आसान है बहुत बड़ा। फालतू चीज़ों पढ़ोगे, फालतू चीज़ों को तो बहुत बड़ी है, इसे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ोगे आपके एग्ज़ाम के लेवल का, तो बहुत आसान है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना धप्पा सीरीज। और आपके एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन होगा जो आपको धप्पा दे सकता है, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, देखो। जस्टिस सूर्यकांत को, यहां देखना क्या लिख रखा है, जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां, ये याद रखना कौन से नंबर का, 53वां मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बनाया गया है भाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी अपॉइंटमेंट होती है? कौन से आर्टिकल के तहत? तो क्वेश्चन को देख करके आपने समझा होगा कि इस एक क्वेश्चन में आपको दो आंसर मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि जस्टिस सूर्यकांत भारत के कितनेवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वो बने हैं 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। यानी इनसे पहले 52 मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हेड जज है, सुप्रीम जज जिसको बोला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो बने हैं 53वें नंबर के। कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश। और इनकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये आपसे पूछा है। तो आपका आंसर है संविधान के आर्टिकल 124। ठीक है, अब इसके बारे में इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? जस्टिस सूर्यकांत जो है वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है। 53वें 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई? सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इनका संबंध जो है ना वो कहाँ से है? जस्टिस सूर्यकांत का संबंध कहाँ से है? भारत के किस स्टेट से है, किस जगह से है? तो इनका संबंध जो है वो हरियाणा से है। हरियाणा के हिसार नामक जगह से इनका संबंध है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये पहले चीफ जस्टिस है यानी पहले मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के जो हरियाणा से चुने गए हैं, जिनका अपॉइंटमेंट हरियाणा से हुआ है। कहने का मतलब हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हैं या फिर अपॉइंट किए गए हैं। हरियाणा से ये पहले व्यक्ति है। ठीक है,
यानी इनसे पहले हरियाणा का कोई व्यक्ति सीजेआई के पोस्ट पर नहीं बैठा है, नहीं अपॉइंट किया गया है। चौथा जो आपको याद करना है वो क्या हो सकता है, आप एक काम कीजिए, इस आंसर को देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना आर्टिकल 124, इसको आप 4 नंबर पे याद करिएगा। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो वो होती है आर्टिकल 124। ठीक है। अच्छा, पांचवा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में ना, भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे संविधान के किस भाग में बताया गया है, कौन से भाग में या फिर पार्ट में, पार्ट को ही भाग बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो पार्ट 5, संविधान के 5वें भाग में, जिसमें द यूनियन की बात हुई है, यानी कि संघ की बात हुई है। संविधान जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 5वें भाग में संघ की बात हुई है और इसी भाग में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। ठीक है, पार्ट 5 में ही सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट। REME, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के तहत है, तो संविधान के पार्ट 5 यानी भाग 5 में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक, संविधान के भाग 5 में, देखो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, छठा पॉइंट जो आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य जजों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, और ये बात जो अभी मैंने बोला ये कौन से आर्टिकल में लिख रखा है, तो आर्टिकल 124(2) यानी आर्टिकल 124 के 2 में लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति देते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर और उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं। भाई किसी पोस्ट पर बैठने से पहले आपको शपथ लेना पड़ता है ना, उस पोस्ट की शपथ लेनी पड़ती है उसकी गरिमा बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही आपको शपथ दिलवाया जाता है और अपॉइंटमेंट भी दिलवाया जाता है। ये कौन से आर्टिकल में लिख रखा है, आर्टिकल 124(2). अच्छा, आर्टिकल 124(1) में क्या लिख रखा है, 124(1) में यानी 124 के 1 में क्या लिख रखा है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के 1 में लिख रखा है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट मतलब भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब आर्टिकल 124(1) में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और बाकी के अन्य जज होंगे जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, यानी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी के अन्य जज होंगे। वो कौन से आर्टिकल में लिख रखा है, तो वो है आर्टिकल 124 के 1 में। तो चलो ये क्वेश्चन खत्म, इतना ही इस क्वेश्चन में था। इसके बारे में एक बार फिर से एकदम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो सूर्यकांत भारत के कितनेवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई हैं 53वें नंबर के हैं। अच्छा,
फिर जाकर के इनका संबंध कौन से जगह से है भाई, हरियाणा के हिसार से है। हरियाणा से ये पहले व्यक्ति हैं जो सीजेआई के पोस्ट पर बैठे हैं। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में संविधान के कौन से भाग में बात की गई है, तो संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो संविधान के आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 124(1) में क्या लिखा गया है, यानी शुरू वाले ही आर्टिकल 124 से शुरू हो रहा है ना, तो शुरू वाले ही आर्टिकल के सब पार्ट 1 में, यानी एक आर्टिकल 124 के 1 में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 124 के 1 में लिखा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, या फिर भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए अन्य जज होंगे। ठीक है, कहने का मतलब भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो 124 का 1 में। 124 के 2 में क्या लिखा है, 124 के 2 में लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये हमारे जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो भारत के 53वें नंबर के सीजेआई बन रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। इन्होंने कौन से सीजेआई को, मतलब किनको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, 52वें सीजेआई जो थे, 52 एंड 52nd, ठीक है, सीजेआई BR गवई, BR गवई, GAVAI, BR गवई को रिप्लेस किया है। ठीक है। और सूर्यकांत जो हैं वो कब से कब तक, मतलब कब तक ये रहेंगे, कहने का मतलब कि सूर्यकांत जो है वो कब तक इस पोस्ट पर बने रहेंगे, तो वो 9 फरवरी 2027 तक, 9 फरवरी 2027, इस डेट तक सूर्यकांत जी इस पोस्ट पर बैठेंगे। ठीक है। तो ये हुआ अपना पहले क्वेश्चन का। एक बार फिर से जल्दी जल्दी करना भाई, वीडियो रोक करके। ठीक है। 53वें नंबर के चीफ जस्टिस है, 52वें नंबर के BR गवई थे, उनको रिप्लेस किया सूर्यकांत त्रिपाठी ने। ठीक है। ये कहाँ से है, सूर्यकांत जी कहाँ से है, जस्टिस सूर्यकांत जो है वो हरियाणा से है। ठीक है। और हरियाणा के पहले सीजेआई कौन है, तो वही सूर्यकांत जी हैं। अच्छा, संविधान के कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है, तो भाग 5 जो कि संघ का है उसमें बात की गई है। कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, आर्टिकल 124 से 147 तक बात की गई है। ठीक है। और फिर जाकर के आर्टिकल 124 का 1 में क्या बात किया गया है, तो ये स्टार्टिंग वाला ही आर्टिकल है, तो इसमें बस इसमें बताया जाएगा कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग वाले आर्टिकल में स्टार्टिंग वाली बातें की जाएगी। ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए 124 का 1 में, आर्टिकल 124 का 1 में। आर्टिकल 124 के 2 में क्या बात की गई है, आर्टिकल 124 के 2 में बोला गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति जो है वो किनके हाथों की जाएगी, प्रेसिडेंट के हाथों। और अभी हमारा प्रेसिडेंट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है श्री द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी प्रेसिडेंट है, यानी हमारे राष्ट्रपति जी हैं। चलो आगे आते हैं। देखना यहाँ पे, यहाँ बोल रखा है कि भारत की 94वें रामसर साइट, भारत की 94वें रामसर साइट कौन बनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के 94वें रामसर साइट गोगाबिल लेक। एक सेकेंड, ये देखो, भारत के 94वां रामसर साइट क्या है, गोगाबिल लेक है भारत का 94वां रामसर साइट। एकदम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। ठीक है। और ये गोगाबिल लेक जो है वो कहाँ है, तो ये है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है गोगाबिल लेक। बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार जिला। ठीक है, बिहार के कटिहार जिले में है। और ये है भारत का कौन से नंबर का रामसर साइट है, तो ये 94वें नंबर का रामसर साइट्स है।
ठीक है। और इस तरह बिहार में अब तक कितने रामसर साइट हो चुके हैं, तो बिहार में अब तक टोटल 6 रामसर साइट्स हो चुके हैं। यानी इंडिया में टोटल 94 हैं, और ये अभी 94वें नंबर का कौन सा है, वो बिहार का कटिहार जिले का गोगाबिल लेक जो है वो 94वें नंबर का है। ठीक है, इंडिया में टोटल 94 है, और उस 94 में का एकदम लास्ट वाला जो 94th 94वें नंबर पे होगा वो गोगाबिल लेक है बिहार के कटिहार जिले में। अच्छा, रामसर साइट्स जो है 94 रामसर साइट्स, उसमें से पहला रामसर साइट कौन सा है, फर्स्ट रामसर साइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फर्स्ट रामसर साइट। तो ये 2 रामसर साइट्स थे, जो इसमें फर्स्ट किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों को एक ही दिन रामसर साइट्स का टैग मिला। ठीक है, तो कौन सा था भाई, चिलिका लेक, उड़ीसा का चिलिका लेक। चिलिका झील जो है ना उड़ीसा में, उड़ीसा, वो, और इसके साथ ही जोड़ देना एक और भाई, एक है अपना केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का, KEOLADEO, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ का है भाई, ये है राजस्थान में, ये राजस्थान में है। तो इन दोनों को ही, यही दोनों जो थे वो पहले रामसर साइट थे भारत के, ये याद रखना है एकदम बढ़िया से। ठीक है, और क्या चीज़ याद रखनी है आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे और आप याद रख सकते हैं कि जैसे 94 टोटल रामसर साइट इंडिया में है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु, 20 है, तमिलनाडु में है 20 है टोटल, यानी 94 में से 20 अकेला ही तमिलनाडु में है। ठीक है, अच्छा रामसर साइट क्या है, तो जो दुनिया है ना पूरी अपनी, उस दुनिया के इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट घोषित किया गया है। दुनिया के इंपॉर्टेंट जो होंगे, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि। अब आर्द्र भूमि मतलब सिंपल सा ऐसा समझ सकते हो, ऐसी भूमि, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे जीव जो है ना निवास करते हो या फिर आकर के रहते हो, बहुत सारे जीव, अलग अलग तरह के जीव। ठीक है, तो उस जगह को जहाँ पे बहुत सारे जीव आकर के रह रहे हैं, जैसे पक्षी रह रहा है, मछलियाँ रह रही है, और भी बहुत चीज़। ठीक है, तो उस स्थान को क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारे जीवों का क्या है, निवास स्थान है। तो प्रोटेक्शन देने के लिए इसको एक मार्क दे दिया गया है कि ये है रामसर साइट। रामसर साइट के नाम से इनको बोला जाएगा, रामसर साइट का टैग दे दिया गया इनको। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं रामसर साइट्स। अच्छा, रामसर साइट जो है वो कब साइन किया गया, ये एक्चुअली एक तरीके का कन्वेंशन है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत ही रामसर साइट का टैग दिया जाता है। जैसे अभी ये 94वां मिला ना हमें, बिहार के कटिहार जिले में गोगाबिल लेक, 94वां रामसर साइट भारत का है ये, तो ये भी रामसर कन्वेंशन के तहत ही दिया गया है। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन जो है वो एक यूनेस्को की एक संधि है, ट्रीटी है, जिसे 2 फरवरी 1971 1971 को साइन किया गया था। ठीक है, एक समझौता समझ लो भाई, एक कन्वेंशन समझौता समझ लो। इस समझौते को यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ इस क्वेश्चन में से आपको याद करना है। क्या याद करना है, भारत की पहली रामसर साइट कौन थी, तो भारत की पहली रामसर साइट जो थी वो चिलिका लेक उड़ीसा का और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन क्या याद करना है, अभी एट प्रेजेंट यानी नवंबर 2025 एट प्रेजेंट भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? तो टोटल है 94। तो पहला रामसर साइट तो पता चल गया, फर्स्ट, इन दोनों में से किसी को भी टिक लगा सकते हो, ठीक है, पहला रामसर साइट। तो टोटल है भारत में 94 इस डेट तक 94 है। और ये जो लास्ट वाला रामसर साइट है वो कौन सा है? वो है बिहार के कटिहार जिले में गोगाबिल झील, गोगाबिल लेक, बिहार के कटिहार जिले में, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से राज्य के पास है? तो वो है तमिलनाडु के पास 20 रामसर साइट्स। रामसर साइट्स को यूनेस्को की एक संधि है जिसे कब साइन किया गया है? तो 2 फरवरी 1971 को इसे साइन किया गया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको हमने बता दिया। आगे आते हैं अपने तीसरे धप्पा वाले क्वेश्चन पर। भारत ने साइक्लोन डिटवाह के कारण श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? साइक्लोन दितवाहा, दितवाहा जो है इसको इंग्लिश में दितवाहा बोलते हैं। कहाँ लिखा है? यहाँ देखो, इंक चेंज करते हैं उसके बाद देखते हैं। ये देखो, चक्रवात दितवाहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई श्रीलंका में एक बहुत बड़ा आंधी तूफान बोल सकते हो, चक्रवात बोल सकते हो, साइक्लोन मतलब चक्रवात होता है। तो श्रीलंका में एक चक्रवात आया जिसका नाम है डिटवाहा, और डिटवाहा के कारण श्रीलंका की मदद हमें करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा तबाही का मंजर देखने को मिल चुका था। 150 से भी ज़्यादा वहाँ जाने जा चुकी थी, ठीक है। तो इस चक्रवात डिटवाहा के कारण भारत ने श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सागर बंधु, याद रखना, सागर मित्र मत कर देना, सागर मित्र मत कर देना। ऑपरेशन सागर बंधु हमने लॉन्च किया है, ठीक है। और फिर जाकर के इस जो क्या बोलते हैं इसको, इस चक्रवात का जो नामकरण है उसने उसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण जो है यमन देश ने किया, YEMEN, यमन देश ने इस चक्रवात का नाम दितवाहा रखा, दितवाहा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रवात का नाम कौन सा कंट्री रख रहा है ये पूछता है। तो यमन देश है, उसने इस चक्रवात का नाम रखा है दितवाहा। क्यों इस दितवाहा नाम रखा है? भाई यमन देश में दितवाहा नाम का एक लगून है, ठीक है, एक झील टाइप का, आप समझ सकते हो, लगून भी एक झील टाइप का होता है, तो एक लगून है। तो चलो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नवंबर को लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती मनाई गई, 403वीं जयंती। यह क्रांतिकारी किस राज्य से संबंधित है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। लचित बोरफुकन जो है वो असम राज्य से संबंधित है। बहुत आसान क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता तो हार्ड होता कि लचित बोरफुकन जिनकी 403वीं जयंती मनाई गई वो किस किंगडम से संबंधित थी, मतलब किस राजवंश या फिर किस राजघराने से संबंधित थी। तो किस राजवंश से भाई? अहोम किंगडम जो है ना, अहोम, इसी से संबंधित है लचित बोरफुकन, ठीक है। और यहाँ पे क्या याद कर सकते हो भाई? लचित बोरफुकन का जन्म जो है, उनका जन्म 1622 में हुआ है, 1622 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये याद करने का ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ याद कर सकते हो आप कि 1671 में ना, 1671 में सराई घाट के युद्ध में असम सेना का नेतृत्व, सराई घाट के युद्ध में सराई घाट के युद्ध में असम सेना का नेतृत्व या फिर अहोम सेना का नेतृत्व बोल सकते हो, ठीक है।
ये किसने किया था? तो ये लचित बोरफुकन ने किया था, लचित बोरफुकन। ठीक है, हाँ भैया, लचित बोरफुकन ने किया था। ठीक है, तो 1671 में सरायघाट का युद्ध हुआ था। आ जाइए सामने, कोई बात नहीं, कैमरा अभी नहीं है। तो 1671 में सरायघाट के युद्ध में असम सेना का नेतृत्व लचित बोरफुकन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे पूछ सकते हैं आपको कि इस युद्ध में ना, इस युद्ध में विरोधी दल कौन था? तो इस युद्ध में विरोधी दल जो था वो कि जो असम का जो अंपायर था, सॉरी मुगल अंपायर जो था, मुगल अंपायर, ये था अपना विरोधी। यानी कि सरायघाट के युद्ध में लचित बोरफुकन के विरोध में मुगल अंपायर लड़ रहा था। और मुगल अंपायर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम सिंह, राम सिंह जो थे ना, वो मुगल अंपायर का कमांडर थे। वो इस मुगल अंपायर के सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और मुगल अंपायर का राजा इस समय कौन था? तो औरंगजेब था। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद करना है इस क्वेश्चन से। लचित बोरफुकन का 403वीं जयंती मनाई गई है। देख लो भाई, 1622 से 403 साल आओगे तो ये 2025 आ जाएगा। 1622 में 403 जोड़ना, इनका जन्म 1622 में है। 403 जैसे ही जोड़ोगे तो 1600 और 400, 2000 और 22 3 25। ठीक है, तो 2025 में इनका 403वां जयंती मनाया गया है। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। किस किंगडम से संबंधित है? अहोम किंगडम से संबंधित है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2024 में असम के जोरहाट में 125 फुट की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, वो प्रतिमा जो है किसका था? तो वो प्रतिमा इन्हीं का था, लचित बोरफुकन का। ठीक है, और इस प्रतिमा का नाम है स्टैच्यू ऑफ वलोर, शौर्य की प्रतिमा। तो ये भी एक याद कर लेना। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने असम के कहाँ गया भाई, जोरहाट में लचित बोरफुकन का 125 फीट की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, इस प्रतिमा का नाम पूछ सकता है स्टैच्यू ऑफ वलोर, STATUE, स्टैच्यू ऑफ वलोर, VALOUR। ठीक है, शौर्य की प्रतिमा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है और उस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ वलोर, शौर्य की प्रतिमा उसका नाम है। और वो प्रतिमा किसका है? तो लचित बोरफुकन का ही प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ये देखना, COP30 समिट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2025 में। तो COP30 समिट जो है उसका आयोजन नवंबर 2025 में बेलम, ब्राज़ील में, यानी ब्राज़ील के बेलम नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इससे और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक और कर सकते हो कि COP29 जो है, ये तो COP30 है, COP29 समिट जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? COP29 समिट, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन बाकू, अजरबैजान में किया गया था। बाकू, अजरबैजान, AZER। ठीक है, यानी अजरबैजान एक कंट्री है, उस कंट्री में बाकू नामक स्थान पर COP29 समिट का ये किया गया था। ठीक है, COP29 समिट का आयोजन किया गया था। अच्छा, इस समिट को और कोई नाम से जाना जाता है क्या? तो हाँ भाई, इसे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रख सकते हो ना, यूनाइटेड
नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNCCC, ठीक है, सॉरी, या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ, एक सेकंड रुकना, ये पेन ठीक से चल नहीं रहा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, ठीक है, इस नाम से भी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। तो कब हुआ भाई ये COP30 समिट, कहाँ पे हुआ? तो ब्राज़ील के बेलेम शहर में हुआ है COP30। और COP29 कहाँ हुआ? तो अजरबैजान के बाकू में, COP29, और ब्राज़ील के बेलेम में COP30, ठीक है। अच्छा, इस समिट का दूसरा नाम क्या है? और भी कुछ नाम से बुलाया जाता है, हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से बुलाया जाता है, या फिर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, डेट याद रख सकते हो अगर, तो याद रख लेना, क्योंकि ये डेट इस ऐसे समिट का ना डेट पूछता है। तो इनका जो डेट था, ये जो COP30 समिट है, वो 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025, 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित की गई, ठीक है। चलो, तो इतना चीज़ इस क्वेश्चन में याद रखना है। अगला देखना, महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज, एक सेकंड रुकना, ये कितने नंबर नहीं दे रखा है ना, ठीक है। तो ये है महिला क्रिकेट 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जो दिया गया है वो दीप्ति शर्मा को दिया गया है। 2025 वुमेन्स ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये 2 नवंबर को DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। देखो यहाँ पे देखो, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो दिया गया वो दीप्ति शर्मा को दिया गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो आपको ये, किसको दिया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज, यानी कि पूरे इस सीरीज में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया? तो दीप्ति शर्मा ने किया, इसीलिए पूरे सीरीज का प्लेयर उनको बोला गया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है। अच्छा, ये जो महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जो है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो वुमेन्स ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप है, महिला क्रिकेट विश्व कप जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, ठीक है। अच्छा, इसमें विजेता टीम कौन बनी? तो भाई विजेता टीम इंडिया बनी। और इंडिया ने किसको हराया? इंडिया वर्सेस यहाँ पे हुआ था किसके साथ? इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका। कितने रनों से हराया? तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया, ठीक है। और हरा करके 2025 का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया। अच्छा, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी थी? मतलब वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहा है, और इसके पहले भी ये बहुत बार हो चुका है, तो आज तक सबसे ज़्यादा बार वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? किस देश की टीम ने जीता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। इन्होंने 7 बार ये टाइटल जीता है, यानी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। और इसका डेट याद रखना भाई, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का डेट याद रखना, कब से ये क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ।
ये हुआ 30 सितंबर से 2 नवंबर तक, ठीक है। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ये चला है। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला, तो वो हमने पहले ही बता दिया, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला है। क्यों मिला है दीप्ति शर्मा को भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, 22 विकेट्स लिए हैं। दीप्ति शर्मा ने कितने विकेट्स लिए हैं भाई? दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लिए हैं इस सीरीज में। 22, मैच की बात नहीं कर रहे, सीरीज की बात कर रहे हैं। मैच में तो कोई एक प्लेयर मैक्सिमम 10 विकेट ही ले सकता है, ठीक है। तो ये प्लेयर ऑफ द सीरीज, पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिया है, इसीलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। और प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच का मतलब होता है कि फाइनल मैच, प्लेयर ऑफ द मैच मतलब होता है कि फाइनल मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस प्लेयर का रहा। जिस प्लेयर का परफॉर्मेंस फाइनल मैच में सबसे अच्छा होता है, फाइनल मैच में, उसे मिलता है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द मैच रही कौन? तो इंडिया की सफाली वर्मा, 87 रन, सफाली वर्मा। यहाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है ना ये सफाली वर्मा, ये देखो, इनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं, ठीक है। क्यों मिला इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच? क्योंकि फाइनल मैच में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। कितने रन बनाए? तो इन्होंने बनाए 87 रन। और जो भी इस स्क्रीन पे हम बातें लिख रहे हैं वो सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत ने कितनी बार अब तक महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत का ये पहला ही मौका है जब उसने, ये फर्स्ट ही मौका है जब उसने वुमेन्स क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। अब ओडीआई का मतलब क्या है भाई? अरे ओडीआई का मतलब होता है ओ से 1, डी से डे, आई से इंटरनेशनल, ठीक है। मतलब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में ओडीआई मतलब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ओडीआई क्रिकेट मैच बोलते हैं। ये क्यों बताया? क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं जो मैच नहीं देखती हैं, क्रिकेट्स नहीं देखती हैं, उनको ओडीआई का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। मतलब तो ये कितने ओवर्स का होता है? ये होता है भाई 50 ओवर्स का, ये सबको पता ही होगा। तो भारत ने कितनी बार अब तक जीता है भाई? ये पहली बार है भारत ने जीता है। तो भाई भारत का पहला महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब कौन से साल में आया? तो ये अभी आया है। और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025, ठीक है। चलो, और क्या इस क्वेश्चन में और कुछ बन सकता है? तो और कुछ बन सकता है लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया है ना, दीप्ति शर्मा ने। और फाइनल मैच में सबसे ज़्यादा रन शेफाली वर्मा, 87 रन। और कुछ कर सकते हो अगर तो एक क्वेश्चन और कर लेना कि सबसे ज़्यादा रन किसने मारे? सबसे ज़्यादा रन पूरे सीरीज़ में, जैसे कि सबसे ज़्यादा विकेट पूरी सीरीज़ में दीप्ति शर्मा ने लिया है, उसी तरीके से पूरे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन किस प्लेयर ने बनाए? तो ये बनाया है भाई पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा रन लाउरा वोलवार्डट बोल सकते हो इसको, साउथ अफ्रीका की ही है लाउरा, LAURA, लाउरा वोल कहाँ गया भाई पेन? वार्डट, ये L है, ठीक है। तो लाउरा वोलवार्डट जो है, इन्होंने 571 रन पूरे सीरीज में बनाए हैं और सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं, ठीक है। तो लाउरा वोलवार्डट ने 571 रन बनाए हैं पूरे सीरीज में, सबसे ज़्यादा रन। तो चलो अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें याद करने हैं। तो याद क्या करना है? महिला 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला? दीप्ति शर्मा को। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? यानी कि इस सीरीज के फाइनल मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया?
शेफाली वर्मा ने किया है। उन्होंने कितने रन बनाए? 87 रन। अच्छा, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला, तो उनका योगदान क्या रहा इस सीरीज में? उन्होंने 22 विकेट्स लिए हैं। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप है, फाइनल वर्ल्ड कप, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई? तो DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में फाइनल खेला गया। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, याद रखना, ये फाइनल खेला गया है DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। पूरा सीरीज एक ही स्टेडियम में नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये फाइनल कब हुआ है? तो भाई अंतिम दिन कौन सा दिन है? 2 नवंबर को फाइनल हुआ है। 2 नवंबर को फाइनल मैच हुआ है। कौन कौन सी टीम के बीच? तो फाइनल में थे इंडिया, जो कि जीता है, और हारने वाली टीम कौन सी थी? साउथ अफ्रीका, या फिर हारने वाली ना बोल करके इसको रनर अप बोलो, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने कितने रन से हराया साउथ अफ्रीका को? तो 52 रन से। ये कौन सा मौका था जब इंडिया ने महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ये भाई पहला मौका था, पहला मौका। अच्छा, महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइटल, सबसे ज़्यादा बार महिला क्रिकेट विश्व कप कौन सी टीम जीती है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार? 7 बार जीती है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए इस बार के महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में? तो वो बनाया है भाई लाउरा वोल्बार्डट, 571 रन। कौन सी देश की है भाई? साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो चलो बस इतना ही था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा। 2025 में बुकर प्राइज किसने जीता? हु हैज़ वॉन द बुकर प्राइज इन 2025? तो डेविड सैजले, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे, ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। डेविड सैजले को 2025 का बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। अच्छा, इनकी कौन सी नोवेल के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है? तो उन्होंने एक नोवेल लिखा है, एक उपन्यास लिखा है। नोवेल मतलब उपन्यास हो गया। उस उपन्यास का नाम है फ्लेश, FLESH, ठीक है। ये उपन्यास का नाम याद रखना। तो 2025 में बुकर प्राइज किसे मिला? डेविड सैजले को मिला। कौन सी नोवेल के लिए? फ्लेश के लिए मिला है, ठीक है। अच्छा, 2024 का बुकर प्राइज किसे मिला? 2024 का बुकर प्राइज सामंथा हार्वे, HARVEY, सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर प्राइज मिला है। और इन्होंने कौन सा उपन्यास, कौन सा नोवेल लिखा था जिसके लिए इन्हें 2024 का बुकर प्राइज मिला? तो इन्होंने ऑर्बिटल नाम का उपन्यास लिखा था, ठीक है। अच्छा, नाम से कंफ्यूज मत होना। समांता नाम से ये मत सोच लेना कि ये इंडिया की है, ये भाई यूके की है, ठीक है। ये यूके की निवासी हैं, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन जिसे बोल सकते हो, ठीक है। चलो बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करें भाई। तो बताओ, बुकर प्राइज 2025 का किसे मिला? डेविड सैजले को। कौन सी उपन्यास के लिए? उनके द्वारा लिखित फ्लेश उपन्यास के लिए। ये 2025 का बुकर प्राइज मिला इनको। 2024 का बुकर प्राइज किसे मिला? समांथा हार्वे, ठीक है। कौन सी उपन्यास के लिए? ऑर्बिटल के लिए। समांथा हार्वे कहाँ से है? यूके से है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में आयोजित विधानसभा चुनाव जीत के बाद नीतीश कुमार ने कौन सी बार सीएम पद की शपथ ली? कौन सी बार ली भाई? बिहार में आयोजित विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने कितनी बार, मतलब कौन सी भी बार सीएम पद की शपथ ली? तो ये है 10वीं बार, यानी कि 10वीं बार वो सीएम बन चुके हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ठीक है। और इस तरह से वो बिहार के मतलब सबसे ज़्यादा समय से सीएम रहे हैं, ठीक है। बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम जिसको बोल सकते हो,
वो नीतीश कुमार जी है, अपने नीतीश कुमार। मतलब इस पद पर, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे ज़्यादा समय तक नीतीश कुमार ही रहे हैं। 10 बार उन्होंने भाई सीएम पद की शपथ ली है। ठीक है, तो और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये तो सीएम हो गए बिहार के। अच्छा, बिहार के डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया है सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। ठीक है, और विजय कुमार को, विजय कुमार, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके छपेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से बस इतना ही था। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ यहाँ पूछ सकता है कि ये जो नीतीश कुमार है वो कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं? मतलब सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है जो अकेले ये पूरा इलेक्शन जीत गए हैं। उन्होंने एक पार्टी को समर्थन दिया है, वो है एनडीए। मतलब कि ये देखो, बीजेपी की पार्टी, फिर से नीतीश कुमार की पार्टी और भी अन्य दल जो हैं छोटे मोटे, वो सारे मिल करके एक पार्टी का गठन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एनडीए। ठीक है, तो इस बार जो है एनडीए का, अच्छा एनडीए का फुल फॉर्म अगर किसी को जानना है तो वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लिख दे क्या? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो इस बार बिहार में किसकी सरकार बनी है? सरकार में सीएम तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सरकार कौन सी पार्टी की बनी? नीतीश कुमार की पार्टी नहीं, बीजेपी की भी पार्टी नहीं, इन दोनों का जो क्या बोलते हैं गठबंधन जो है ना, बीजेपी और नीतीश जी का, उनसे बना एनडीए। और इसी गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की सरकार बिहार में अभी चल रही है। ठीक है, और एनडीए ने बिहार इलेक्शन में कितने सीट जीते हैं भाई? बिहार जो इलेक्शन था वो टोटल 243 सीटों के लिए था, और इस 243 में से भाई आप बिलीव नहीं करोगे 202 सीट, 202 सीट एनडीए अपने नाम कर चुकी। ठीक है, मतलब एकदम एक तरफा जीत हुआ है यहाँ पे। और इस 202 सीट्स में बीजेपी को कितने सीट मिले हैं? तो बीजेपी को मिले हैं 89 सीट्स, लगभग 90 सीट बीजेपी को मिले हैं अकेले। तो बीजेपी का साथ दे करके नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में आ चुकी है और अपनी सरकार बना चुकी है, और नीतीश कुमार बने हैं बिहार के 10वीं बार सीएम। ठीक है, और बिहार का उप मुख्यमंत्री किनको बनाया गया? सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा को। बिहार में कौन सी पार्टी की सरकार चल रही है? किसी एक पार्टी की नहीं है, वो एक गठबंधन की है जिसे हम लोग बोलते हैं एनडीए। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा, बिहार इलेक्शन कितनी सीटों पर लड़ा गया? 243 सीटों पर। और जिनकी सरकार बनी यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, उस एनडीए गठबंधन ने यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? 243 में से 202 सीटें। ठीक है, और इस 202 में से भी 89 सीट्स बीजेपी के खाते में गए। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार माइकल बैचलेट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, माइकल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, माइकल बैचलेट जो है वो किस देश से संबंधित है? इनका संबंध किस देश से है? तो भाई इनका संबंध जो है वो चिली देश से है। ठीक है, चिली, CH, एक सेकंड रुकना, इनका संबंध जो है वो चिली देश से है। हिंदी में लिख देते हैं चिली देश, चिली मिर्च नहीं, वो चिली मिर्च नहीं। ठीक है, CHILE, इसी को चिली बोलते हैं। ठीक है, तो चिली नाम का एक देश है, इसी देश से संबंधित है माइकल बैचलेट।
और चिली देश से इनका क्या संबंध है? तो चिली की ये पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रेसिडेंट रही है, यानी चिली देश की ये राष्ट्रपति है, चिली देश की ये प्रेसिडेंट है, चिली देश की प्रेसिडेंट रही है। और इन्हीं को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है कब से स्टार्ट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1986 से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार स्टार्ट हुआ है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है भाई। क्यों अंतर्राष्ट्रीय भाई? ये सिर्फ इंडिया के लोगों को थोड़ी दिया जाता है, ये देखो चिली कंट्री के प्रेसिडेंट को भी मिला ना, माइकल बैचलेट। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। कब से दिया जा रहा है? 1986 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कब से? 1986 से, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इसमें याद करनी है, फिर से रिकैप करेंगे इसको। किसको मिला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में? माइकल बैचलेट को मिला। कौन से देश से ये संबंधित है भाई? चिली देश से। क्या संबंध है इनका? ये चिली देश की एकमात्र महिला प्रेसिडेंट रही है, ये महिला प्रेसिडेंट, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कौन से ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1986 से दिया जा रहा है। और ये हर साल दिया जाता है, ईयरली, ये हर साल दिया जाता है, ठीक है, हर साल किसी न किसी को दिया जाता है। अच्छा, पहला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला था? पहला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो पहला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसी इंसान को नहीं मिला, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मिला। ऐसा संगठन जो मानव अधिकार के लिए काम करता है, उस संगठन को मिला। उस संगठन का नाम क्या है? पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। पार्लियामेंटेरियंस, देखो PARLIA, पार्लियामेंटेरियंस, MENTARIANS, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। और ये किसके लिए काम करती है? ये भाई ह्यूमन राइट्स पर काम करती है, मानव अधिकार को लेकर के काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको शांति का पुरस्कार मिला। जो मानव अधिकार के लिए लड़ेगा उसको शांति का पुरस्कार ही तो मिलेगा, ठीक है। तो पहला शांति पुरस्कार किसे मिला? कौन सा शांति पुरस्कार? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पहला किसे मिला? पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन नाम के संगठन को मिला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो अपना अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक, ये इंक चेंज कर ले, भारत की रैंक 23वीं रही है, 23rd। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 23वीं रही है। अब आपको याद, आप बोलिएगा भैया ये तो 2025 चल रहा है। तो भाई 2025 में ही मीटिंग करके 2026 का रैंक दे दिया गया है, ठीक है। 2026 की लिस्ट जारी कर दी गई है और उस लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 23वां है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज के वजह से जो जो प्रॉब्लम आ रही है उससे लड़ने के लिए और क्लाइमेट चेंज की जो स्पीड है उसको कम करने के लिए हर एक देश द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज ना हो भी तो बहुत कम स्पीड से हो। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत कम स्पीड से हो, इसके लिए हर एक देश द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। और जिस देश द्वारा जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसको उतना ही अच्छा रैंक मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से कौन सा देश है जिसे फर्स्ट रैंक मिला, कौन सा देश है जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसको सेकंड रैंक मिला,
और कौन सा देश है उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसको 3rd रैंक मिला। मतलब कि 3 सबसे अव्वल सबसे अच्छे देश, मतलब कि 3 ऐसे देश जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को से लड़ने के लिए सबसे अच्छा काम किया, वो 3 देश कौन है? तो वो 3 देश कोई नहीं है। यानी कि कोई भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाया है जिसे 1st, 2nd और 3rd रैंक दिया जाए। ठीक है, तो 3 देश ऐसे कोई नहीं है जिसे 1st, 2nd, 3rd रैंक दिया जाए। हाँ, 4th रैंक मिला है, और 4th रैंक पाने वाला जो कंट्री है, यानी कि सबसे अच्छा काम जो किया वो है डेनमार्क कंट्री, ये याद रखना। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यही वाला जो है 1st रैंक बन गया है। ठीक है, यही 1st रैंक बन गया है। तो 4th रैंक मिला डेनमार्क को, और 67th रैंक मतलब कि सबसे लास्ट वाला रैंक। इससे आपको समझ में आ गया कि इस लिस्ट में टोटल 67 देश को रैंक किया गया है। ठीक है, 67 देशों को। तो 67वां रैंक किसे मिला है? तो ये मिला है, आप सोच भी नहीं सकते, ये मिला है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया, ठीक है, इसको मिला 67वां रैंक। और भारत को कौन सा मिला? भारत को मिला है भाई 23वां रैंक। 23वां रैंक कौन से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? 2026 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 23वां रैंक मिला। अच्छा, 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला था? 2025 में, तो 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 10वां रैंक मिला था, 10th रैंक। इसका मतलब कि दुनिया के हिसाब से 2025 में भारत ने अच्छा काम किया था। एक्चुअली 2025 में नहीं, 2024 में भारत ने अच्छा काम किया, जिसके लिए उसे 2025 में 10वां रैंक मिला। अब 2025 में भारत ने उतना अच्छा काम नहीं किया है, जिसके वजह से इसकी रैंक गिर गई है और इसे रैंक मिला 23वां, 23rd। ठीक है, ये दुनिया के हिसाब से है। इन सारे इंडेक्स को ना ज़्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारे इंडेक्स जो है ना, ये सभी कंट्री वाले किसी दूसरे कंट्री का जो वर्चस्व जो है जब ज़्यादा ऊपर उठता है ना, तो उसको गिराने के उद्देश्य से भी ये सारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं। जैसे कि हंगर इंडेक्स जो है ना, हंगर इंडेक्स, उसमें भारत को बहुत काफ़ी नीचे दिखाया जाता है, बांग्लादेश से भी नीचे, पाकिस्तान से भी नीचे, जबकि पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, और भारत में तो भाई भूख से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो भूख से जिनका मतलब दिन काटना पड़ता है, बहुत कम लोग होंगे ऐसे। संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है, और अभी बहुत सुधरा है, ये हालात बहुत सुधरा है। ठीक है, तो चलो ये अगला क्वेश्चन देखना। भारत के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है भाई 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। अब ये आपको वर्ष याद नहीं रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको भी कॉमन सेंस होना चाहिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख दे रहा हूँ, और जो नहीं है अगर मैंने उसको भूल से यहाँ लिख दिया तो उसको हम काट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वो भारत के एक लेजेंडरी एक्टर थे, जिनका उपनाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका उपनाम था ही मैन। ही मैन, जैसे सुपरमैन होता है ना, वैसे ही मैन उनको उपनाम दिया गया था, निक नेम बोल सकते हो। ही मैन के नाम से धर्मेंद्र जी को जाना जाता है, और ये एसएससी, जीडी या रेलवे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अगर पेपर इजी रहता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और बहुत बार देखा गया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हुए। ठीक है, तो ही मैन के नाम से किसे बुलाया जाता है? धर्मेंद्र जी को। अच्छा, उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष मिला? ये अपना क्वेश्चन है, पद्म भूषण कौन से वर्ष मिला? तो धर्मेंद्र जी को 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा, धर्मेंद्र जी कोई पार्टी से संबंधित थे, पॉलिटिकल पार्टी? तो हाँ, वो बीजेपी से संबंधित थे, बीजेपी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, मतलब कौन से जगह से वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे? तो वो कर रहे थे राजस्थान, राजस्थान के बीकानेर से।
ठीक है, ये पूछ सकता है कौन सी स्थान से वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी क्या थी, तो राजस्थान का बीकानेर पूछ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बस इतना ही है। अच्छा एक और क्वेश्चन याद लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना तुम, धर्मेंद्र जी का पहला मूवी कौन था? धर्मेंद्र जी का पहला मूवी था दिल भी तेरा हम भी तेरे। दिल भी तेरा और हम भी तेरे, हम भी तेरे। ठीक है, कब ये मूवी आया था भाई? तो ये 1960 में, 1960s। ठीक है, 1960 में आया था, ये उनका पहला मूवी था, दिल भी तेरा हम भी तेरे। तो यहाँ से क्या याद करना है इस स्लाइड से? इस स्लाइड से आपको याद करना है धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण कब मिला? 2012 में। उनका उपनाम क्या है? ही मैन है। वो किसी पार्टी से संबंधित है? हाँ, बीजेपी से, राजस्थान के बीकानेर से वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी का पहला मूवी कौन है? दिल भी तेरा हम भी तेरे, 1960 में मूवी आई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भाई कंपटीशन के फील्ड के हर एक बच्चे के जुबान पर ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 है क्या? 26 नवंबर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ठीक है, इसे और एक नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस के नाम से तो मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के नाम से भी मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे, NATI होगा ना, एक सेकेंड रुकना। नेशनल लॉ डे। ठीक है, राष्ट्रीय कानून दिवस के उपलक्ष्य में, मतलब इस नाम से भी 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल लॉ डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 26 नवंबर को ही क्यों भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा जो है ना, भारत की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि संविधान सभा ने 11वें सत्र में 11वें सत्र, सेशन मतलब सत्र हो गया। ठीक है, 11वें सत्र में संविधान को एडॉप्ट किया। ठीक है, मतलब अपनाया। कहने का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे जो संविधान सभा थी उसने भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया, अपनाया, अंगीकृत किया। इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता है? याद रखना, भारत ने पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, भारत ने पहला वुमेन्स इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो कौन सा था? वो T20 नहीं था, वो ODI था, वनडे इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये भी भारत ने पहली बार जीता है, भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को पहले हमने कर लिया। तो ये वनडे वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप था, इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। ये वनडे वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप था।
लेकिन यहाँ पे हमें वनडे की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, यानी जो आंखों से जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो वैसी टीम जिन्हें आंखों से देखने में प्रॉब्लम होती है, तो वैसे बहुत सारे देश के टीम गए थे। उसमें से भारत की टीम जो थी, हमारे देश के जो प्लेयर्स थे, उन्होंने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है और उन्होंने नेपाल को हरा करके ये पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो भारत ने पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता? नेपाल को हराकर। नेपाल को भारत ने 7 विकेट्स से हराकर ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है, ठीक है। और इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी यहाँ पे? ब्लाइंड वुमेन्स टीम जो थी, इंडिया की ब्लाइंड वुमेन्स टीम जो थी, उसकी कैप्टन कौन है? तो दीपिका जी हैं उसकी कैप्टन, ठीक है, ये नाम याद रखना। आगे देखते हैं। अच्छा, इसका जो होस्ट था वो कौन था? इसके होस्ट जो थे वो कौन थे? मतलब कि ये जो ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन किसने किया था? कौन सी कंट्री ने? तो इसका आयोजन इंडिया और श्रीलंका ने इसका होस्ट किया था, मतलब आयोजन किया था इंडिया और श्रीलंका ने, ठीक है। कब से कब तक किया था? तो 11 से 23 नवंबर, 11 से 23 नवंबर। ये डेट याद रखना है तो रख लेना, ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, होस्ट पूछ सकता है, होस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, प्रो कबड्डी लीग PKL प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का विजेता कौन रहा? तो प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का विजेता दबंग दिल्ली रही 12वें सीजन की विजेता, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन हुआ भाई न्यू दिल्ली में PKL का प्रो कबड्डी लीग PKL का आयोजन हुआ भाई, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। इसमें दबंग दिल्ली ने किसको हराया? इसमें दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराया। ये देखो, ये भी ऑप्शन में है, पुनेरी पल्टन भी है, तो इस पर टिक मत लगा देना, ठीक है। पुनेरी पल्टन को दबंग दिल्ली ने फाइनल में हराया, ठीक है। तो विजेता टीम दबंग दिल्ली और हारने वाली टीम फाइनल में कौन सी थी? पुनेरी पल्टन। याद रखना भाई, ये नाम पूछ सकता है, हारने वाली टीम या फिर रनर अप कौन सी थी? तो पुनेरी पल्टन थी, याद रखना। अच्छा, प्रो कबड्डी लीग के 12वां सीजन है ये वाला, ये भी याद रखना, 12वां सीजन। और यहाँ से एक ट्रिक आपको बता रहे हैं कि ये 12वें सीजन में टोटल टीम जो है, कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया? तो 12वां सीजन है तो टोटल 12 टीम्स ने ही पार्टिसिपेट किया था। ये एक ट्रिक बन गया यहाँ से, ठीक है, ये मैच कर गया। चैंपियन कौन है? तो दबंग दिल्ली, और रनर अप कौन है? पुनेरी पल्टन, ठीक है। अच्छा, प्रो कबड्डी लीग कब से स्टार्ट हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रो कबड्डी लीग कब से स्टार्ट हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 2014 से प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुआ है, 2014 से। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही प्रो कबड्डी लीग में? मोस्ट सक्सेसफुल टीम, जैसे कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी थी? तो ऑस्ट्रेलिया थी। वहाँ पे 7 बार उन्होंने इंडियन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ODI 7 बार अपने नाम किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस तरीके से प्रो कबड्डी लीग का मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है? तो इसकी मोस्ट सक्सेसफुल टीम पटना पायरेट्स है, ठीक है, याद रखना, पटना पायरेट्स, PIRATES। अगर ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम है तो कितनी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब इन्होंने जीता है? इन्होंने 3 बार जीता है, 3 बार जीता है, ठीक है। अच्छा, दबंग दिल्ली जो है ये विजेता थी ना, दबंग दिल्ली इस बार की विजेता थी। और दबंग दिल्ली ने कौन सी भी बार ये वाली, मतलब कि दबंग दिल्ली कितनी बार
ये खिताब अपने नाम कर चुकी है इस बार को लेकर के। तो इस बार 12वें सीजन को जीतते ही दबंग दिल्ली 2 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। ठीक है, 2 बार, 2 बार। ठीक है, चलो बस यहाँ से इतना ही है। और फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2014 में। ठीक है, अच्छा 2014 में फर्स्ट एडिशन हुआ था तो किनके बीच हुआ था फाइनल? फाइनल हुआ था जयपुर पिंक पैंथर, जयपुर पिंक पैंथर, पिंक पैंथर, जयपुर पिंक पैंथर्स और वर्सेस किसके साथ हुआ था? ये हुआ था यू मुंबा, यू मुंबा। तो 2 टीम थी, जयपुर पिंक पैंथर और यू मुंबा। 2014 में जब ये पहली बार स्टार्ट हुआ प्रो कबड्डी लीग, उसमें फाइनल में कौन सी 2 टीमें पहुंची थी? जयपुर पिंक पैंथर और यू मुंबा। जीता कौन था भाई? तो जयपुर पिंक पैंथर जो है वो विनर थी और यू मुंबा जो था वो रनर अप था। रनर अप का मतलब है कि ये सेकंड पोजीशन, ये हारा था फाइनल मैच में, ये हारा था। जो जीतता है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाता है और जो हारता है वो सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या क्या याद करने हैं भाई? आपको ये पूरी चीज़ें याद करनी है। कौन सा सीजन चल रहा है भाई प्रो कबड्डी लीग का? कौन सा सीजन था ये वाला? 12वां सीजन था। इसमें भाग कितने टीम ने लिया? 12 टीम ने लिया। कौन सी टीम जीती? दबंग दिल्ली फाइनल में जीती है। और दबंग दिल्ली ने फाइनल में किसको हराया? पुनेरी पल्टन को। और दबंग दिल्ली जब ये 12वां सीजन जीती तो कितनी बार उसने ये जीत हासिल की? तो ये लेकर के वो 2 बार जीत हासिल कर चुकी है दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग में, यानी प्रो कबड्डी लीग का खिताब 2 बार उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग कब से स्टार्ट हुआ? 2014 से। अच्छा, प्रो कबड्डी लीग जो है इसमें सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी थी? पटना पायरेट्स 3 बार। 2014 में जब प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुई थी उस समय कौन सी 2 टीम फाइनल में गई थी? तो जयपुर पिंक पैंथर फाइनल में गई और यू मुंबा भी फाइनल में गया। तो फाइनल में कौन सी टीम जीती थी? जयपुर पिंक पैंथर जो है फाइनल में जीत गई थी और यू मुंबा जो था वो रनर अप बना। ठीक है, यानी सेकंड पोजीशन पे 2014 में। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन है भारत की कौन सी सिटी एशियाज हैप्पीएस्ट सिटीज 2025 में शीर्ष स्थान पर रही है? तो पहली बात यहाँ पे है कि ये जो टैग मिल रहा है ये एशियाज हैप्पीएस्ट सिटीज, एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी 2025 में, ये जो है ना ये एक टैग लाइन है, टैग मिला है। इस टैग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश मतलब भारत की कौन सी सिटी रही है? पहली बात कि ये जो दिया जा रहा है ना, ये एक क्या बोलते हैं, एक टैग दिया जा रहा है, एशियाज हैप्पीएस्ट सिटीज का टैग जो दिया जा रहा है, ये कौन सी संस्था देती है? तो ये देती है टाइम आउट नाम की संस्था द्वारा दिया जाता है ये टैग। ठीक है, टाइम आउट नाम की संस्था क्या करती है? टाइम आउट नाम की संस्था सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 जारी किया है। 2025 टाइम आउट नाम की संस्था ने सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 जारी किया है। ये एक इंडेक्स है जो टाइम आउट नाम की संस्था ने जारी किया है। इस इंडेक्स में ही एशिया हैप्पीएस्ट सिटीज यानी कि एशिया के सबसे खुशहाल शहरों को रैंक दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब सबसे खुशहाल शहर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ऐसे रैंकिंग दी गई है। तो एशिया की सबसे खुशहाल शहर में भारत का शहर आता है जो एकदम 1 नंबर पे है। और भारत का कौन सा शहर है? तो वो है भाई 1 नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे है मुंबई। यानी मुंबई जो है वो टाइम आउट नाम की संस्था के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में एशिया की हैप्पीएस्ट शहरों की सूची में फर्स्ट स्थान पर, पहले स्थान पर मुंबई रहा। सेकंड स्थान, द्वितीय स्थान पर कौन रहा? तो द्वितीय स्थान पर चीन का बीजिंग रहा और तीसरे स्थान पर चीन का ही शंघाई शहर रहा। ठीक है, तो इसमें इतना ही याद करना है और कुछ है नहीं इसमें।
अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये टोटल हमारा 15 क्वेश्चन हो चुका है, तो एक दिन में हम लोग 15 क्वेश्चन ही करते हैं। आराम से हमारा सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पर डे आप लोग कोशिश कीजिए ऐसे ही 15 क्वेश्चन का एक करंट अफेयर का सेशन लेने को, ठीक है। तो ये हमारा धप्पा सीरीज नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और आपको ये एक होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आप गूगल कीजिए या कुछ भी कीजिए, इसको आपको गूगल करके, या अगर आपको पता है आपने कहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो गूगल कीजिए, और उसके बाद जा करके इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। सही आंसर कमेंट कीजिए। और एक चीज़ हमें जो बतानी थी, हम बिना बताए डायरेक्ट पढ़ाने लगे भाई, ठीक है। सीरीज़ तो हमने स्टार्ट कर दिया, धप्पा सीरीज। इससे पहले हमको ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है भाई, कहाँ पे चलता है? तो हमारा ऑफलाइन क्लास कोलकाता के छोटे से शहर टीटागढ़ में चलता है। हम टीटागढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच खुल रहा है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये दूसरा दिन है। इस इन्फॉर्मेशन को जब हम ऑनलाइन साझा कर रहे हैं तो ये दूसरा दिन ही है। तो कोई भी मेरे भाई जो टीटागढ़ के आसपास रहते हैं वो इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। भाई देखो, गरीब हो अगर आप चलेगा, पर मेहनती होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन बैच मात्र 100 रुपये के फीस में आपको पढ़ाया जाएगा, और इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी पूरी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। और आप हम पे भरोसा बना सकते हैं क्योंकि हम नए चावल नहीं हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, और ये एक बात ध्यान से सुनना, ये हमारे फुल टाइम ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। कहने का मतलब ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास मैक्सिमम टाइम हमारे पास पढ़े। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है वो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, दूसरे टीचर से भी पढ़ते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ये हमारे फुल टाइम स्टूडेंट थे। यानी हमको छोड़ करके या फिर हमारे बाद इन्होंने कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। तो एक हमारा भाई है सुरेश सेठ, जो हमें बहुत मानता है भाई। तो सुरेश सेठ हमारे भाई अभी सीआरपीएफ में है, और एक है हमारा छोटा भाई मुकेश सोनी, ये बीएसएफ में है, और अपना एक भाई विशाल गुप्ता सीआईएसएफ में अभी ऑन ड्यूटी है, ठीक है। और उसके बाद जाकर के कुछ ऑनेस्ट रिव्यू है जो हमारे स्टूडेंट के तरफ से ही हैं, और कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने ये रिव्यू दिया है, और उनसे रिव्यू लेने के बाद ही, कंफर्मेशन करने के बाद ही ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम सम स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स। इन फ्रेंड्स को या फिर इन स्टूडेंट्स को हमने हमारा फुल टाइम स्टूडेंट नहीं बोला है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत जगह पढ़े और उसके बाद लास्ट में मेरे पास आए, ठीक है। तो बहुत कम समय तक ये हमसे जुड़ पाए, लेकिन उस कम समय में भी जुड़ करके इन्होंने सिलेक्शन, इनमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं, और बाकी के कुछ स्टूडेंट हैं जो मैक्सिमम टाइम हमारे पास ही पढ़े हैं। जैसे अनिल साव जी हमारे हैं, इनका सिलेक्शन का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो मतलब पूरा ये हमारे पास ही पढ़े हैं, बट इनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए इस लिस्ट में अभी इनको नहीं रखा गया है। ये जो ऊपर फोटो दिख रहा है ना, यहाँ नहीं रखा गया। जैसे इनका सिलेक्शन होता है इनका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे फुल टाइम स्टूडेंट हैं। एक मनीष साव हैं, ये हमारे ऑफलाइन के बहुत ही ब्रिलियंट अच्छे स्टूडेंट हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका है। ये पहले भी बहुत जगह पढ़े थे, हमारे साथ बहुत कम समय के लिए जुड़े हैं ऑफलाइन में, और उसके बाद जा कर के इनको हमने जब इनका सिलेक्शन सामने आया और हमने अपना कोविड के कारण बैच बंद किया, तो इनको ऑनलाइन जाने के लिए हमने बोला था, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सच है एकदम, हमने आपको बता दी। इससे आपको पता चल जाएगा, जो भी हमारे भाई टीटागढ़ के आसपास रह रहे हैं, तो इस पैम्पलेट में जो भी मैंने बातें लिखी है वो पूरी सच है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जीडी का ये बैच, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। फीस मत देखिए भाई कि 100 रुपया है, कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। आप कंटेंट देखिए, क्या क्या चीज़ें आपको दी जा रही है। आपको मैथ सिखाया जाएगा, रीजनिंग, जीके, हिंदी, सब कुछ आपके लेवल का सिखाया जाएगा। कोई फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी। वैसे हम बदनाम है फालतू चीज़ें पढ़ाने के लिए। कहने का मतलब, अगर हम मैथ्स पढ़ाते हैं ना तो इतना डीपली उसमें जाने की कोशिश करते हैं ना कि जीडी वाले बच्चे भाग जाते हैं। इसीलिए हम जीडी का ये एक स्पेसिफिक बैच, ऑफलाइन बैच निकाले हैं। इसमें हम जीडी के लेवल का, इससे थोड़े से ऊपर लेवल का हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये एक है हमारा अभी एक ये सीरीज चल रहा है साइंस का, एनसीईआरटी साइंस का, जिसमें हम अभी डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं।
बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करके इसमें पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे मैप्स दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे इमेजेस दिखाए जा रहे हैं आपको, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी बाकी चीज़ों को याद करने में। ठीक है, तो एक बार इस कोर्स को भी, इस बैच को भी, ऑनलाइन जो हमारा बैच चल रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, NCERT साइंस नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी में ये आपको वीडियो मिल जाएगा, तो इसको भी ज़रूर देखें। लेक्चर 1 अभी चल रहा है, आज से ही हमने स्टार्ट किया है ये वीडियोस डालना साइंस के ऊपर। ठीक है, हमने बायोलॉजी अभी स्टार्ट किया है, उसके बाद धीरे धीरे बायोलॉजी पूरा हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद जा कर के हम लोग फिजिक्स और देन फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो है पूरा NCERT साइंस यहाँ पढ़ाया जा रहा है, यानी ये जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ना, इससे आपका रेलवे का 25 का 25 क्वेश्चन, मतलब अगर सही से बोला जाए ना तो 25 में से 23, सही बोला जाए तो 23। ठीक है, 23 आप कर सकते हो, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो पूरे 25 में से 25 के लिए पढ़ा सकते हैं। मतलब हम 25 में से 25 के लिए पढ़ा रहे हैं, आप आराम से ये पढ़ के 23 अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, रेलवे में साइंस का कितना वेटेज है ये तो आप जानते ही होंगे, और बाकी के एग्जाम्स में भी साइंस आ ही जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं किसी एग्जाम में, पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से साइंस से भी 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो GD वाले स्टूडेंट इसको भी पढ़ें, और उसके बाद जा कर के अगर आप ऑफलाइन से हमसे जुड़े हैं तो वहाँ से भी आप हमसे क्लास ले सकते हैं। तो चलो शुक्रिया, थैंक यू। ये हमारा पहला धप्पा सीरीज का पहला वीडियो ख़त्म हो गया भाई, पहला लेक्चर ख़त्म हो गया है। अब मिलेंगे हम लोग कल धप्पा सीरीज के दूसरे लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। और हाँ, होमवर्क का जो है ना, होमवर्क जो मिला आपको धप्पा सीरीज का, उसको कमेंट में ज़रूर आंसर दे। थैंक यू।